नमस्कार मित्रों, आज की प्रस्तुति में सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रस्तुत कर रहा हूं एक आलोचनात्मक लेख युग कवि मुक्तिबोध जी के जीवन पर और उनके लेखन पर। इस आलोचना के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। मुक्तिबोध भीतरी और बाहरी संघर्ष का काव्य। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। चांद का मुंह टेढ़ा है। यह भीतरी और बाहरी संघर्ष मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी के मध्य जिनका जीवन रहा, उनके काव्य की सही जमीन है। वे गहन मानसिक अंतर्द्वंद्वों और तीखे सामाजिक अनुभवों के कवि हैं। मुक्तिबोध की कविता में जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है वह शब्द है अंधेरा। अंधेरे से मिलते जुलते बहुत से अन्य शब्द भी हैं, जैसे स्याह, काला, श्याम, सांवला, रात, तम, अंतराल, तिमिर इत्यादि। सुनसान चौराहा, सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटाघर, ऊपर कत्थई गुंबद, सांवली हवाओं में काल टहलता है। कवि ने कुछ भिन्न रंग के प्रसिद्ध फूलों को भी अपने प्रिय रंग में ही देखा है। काले गुलाब व स्याह सिवंती, श्याम चमेली, संवलाए कमल आदि। मुक्तिबोध की शायद ही कोई कविता हो जिसमें अंधेरा या अंधेरे से मिलते जुलते शब्द न प्रयुक्त हुए हों। क्या है यह अंधेरा? कवि के काव्य पर यह अंधेरा इस तरह हावी क्यों है? यह अंधेरा भीतर और बाहर का अंधेरा है। भयानक थरथर है ग्लानिकर सागर में, मुझे गस आता है। विलक्षण स्पर्शों की अपरिचित पीड़ा में परिप्रेक्ष्य गहरा हो, तिमिर दृश्य आता है। ठनकती रहती है आभ्यंतर ग्रंथियाँ, वही समस्याएं। भीतर और बाहर के इसी अंधेरे में कवि मुक्तिबोध ने आत्मरूप की और सत्य की खोज की है। डायरी में कवि लिखता है, मुझे लगता है मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है। अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी रहती है। वहाँ अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। मुक्तिबोध बार बार अंधेरे से टकरा जाते हैं। मैं का यह रहस्यमय लोक मुक्तिबोध की कविताओं में बार बार आता है। गड्ढा, बावड़ी, तालाब, कोठरी, तह, तिलस्मी, खोह, अंतराल, विविर, अंधेरे की सुरंग, गलियां, समुद्र तल की बस्ती जैसे बहुत प्रयोग मन के इसी रहस्यमय लोक की ओर ले जाते हैं। चला जा रहा हूँ मैं सूखे हुए झरने की पथरीली गली में, भयानक गुहाओं में घुसता हुआ कांपकर मन मार उतरता हूँ गड्ढों में, खोहों के तले में। अपनी कविता में मुक्तिबोध भीतर की ओर बार बार भागते हैं। ज्ञान, वीर्य, ओज, प्रकाश, जहरीली आग, स्वर्ण, स्फुलिंग, अंगीरी, धूप, रत्न, विविर, तेजस, अग्नि सरोवर, अनुभव लोक, अंगारचिंद, संवेदना, किरण आदि का बार बार प्रयोग करते हैं। यह शब्दावली उनके भीतर के सत्य को व्यक्त करती है। वे भीतर के मणिरत्न की चर्चा करते हैं। सच, हृदय रक्त के लाल थाल में डूबा गहरे डूबा है जीवन विवेक, दुर्दांत ज्ञान का मन अशोक।
यह भूरी भूरी खाक धूल, पृष्ठ 121 से ये पंक्तियाँ। मनुष्य की सारी उपलब्धियाँ उसी भीतर के मन की किरणों की उपलब्धियाँ हैं। उस मन के किरणों ने खोजे गंगा के रेवा, क्षिप्रा के, कृष्णा के कूलों के उठान पर भव्य गूंजते हुए गान। मुक्तिबोध इस भीतर के सत्य को आत्मज सत्य कहते हैं। नीला पौधा यह आत्मज, रक्त सिंचिता हृदय धरित्री का, आत्मा के कोमल आलबाल में यह जवान हो रहा के अनुभव, रक्त ताल में डूबे उसके पदतल, जड़ें ज्ञान संविदा की पीती अनुभव। इस आत्मज सत्य की प्राय अपेक्षा होती रहती है। जीवन के श्यामल खानों से मणिरत्न निकले, पर ज्यों ही वे प्राप्त हुए क्षण भर चमके मानो के चंद्रमणि प्रद्योतित, पर जाने तुमने कहाँ अटाले में डाला, ये बुझते चले गए आब खोकर, ऐसा क्यों हुआ। पृष्ठ 64 वही। इसीलिए मुक्तिबोध क्रियावान वेदना की चर्चा करते हैं। वह क्रियावान वेदना तुम्हारे चेहरे पर पोतेगी चिंता भरी अनेकानेक कालमाएँ, तू नित्य विचारों को आचरों में परिणत करने के हित नैतिक स्वभाव और विश्व भाव में होकर रत। विचारों को आचारों में परिणत करना, उसी आत्मसत्य को चरितार्थ करना है। यही मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष की एक मुख्य और महत्वपूर्ण दिशा है। विचार और कर्म का द्वंद्व, रचना कर्म बनाम नागरिक कर्म। मुक्तिबोध के अपराध बोध को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है और इसी संदर्भ में उस परम अभिव्यक्ति की बेचैनी भी समझी जा सकती है जो मुक्तिबोध के भीतर है। बेचैनी अपने अनुभव सत्य को जन तक पहुंचाने की। तब हम भी अपने अनुभव सारांशों को उन तक पहुंचाते हैं जिस पहुंचाने के द्वारा हम सब साथी मिल दंडक वन में से लंका का पथ खोज निकाल सकें। अपने अनुपस्थित पाठक को संबोधित करते हुए मुक्तिबोध ने जो अपनी कविता का विश्लेषण किया है, उसमें उनके आत्मसंघर्ष की वह दिशा स्पष्ट है जिसका संकेत ऊपर दिया गया है। द्वंद्व स्थिति में स्थापित यह मेरा वजनदार लोहा, उन भयंकर अग्नि क्रियाओं में तेज ढकेला जाकर पिघलते हुए दमकते हुए तेज पुंज गहन अनुभव का छोटा सा दोहा बनता है। मैंने चोरी चोरी भीतर का रेडियम संभाल रखा है, आज अकेले उसी एक कोने में तुमको पाने ले जाने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ, वो मेरे प्रिय पात्र। मुक्तिबोध शायद भीतर के गुहांधकार में मन के खो में बार बार इसलिए ले जाते हैं कि वे अपने असली रूप का, नंगी सच्चाइयों का साक्षात्कार करना चाहते हैं। भीतर को कवि ने जीवन शक्ति का रूप माना है। वह उसमें उन चमकदार रत्नों को प्राप्त करना चाहता है जिनका उपयोग आत्मा और जन के लिए सार्थक है। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा, एक विस्तृत कुआ के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। मणि तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, चांद का मुँह टेढ़ा है। पृष्ठ 264। विभोर आंखों से देखता हूँ उनको, पाता हूँ अकस्मात दीप्त में वलयित रत्न वे नहीं हैं। अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित। हाय हाय शब्द का प्रयोग कवि के पश्चाताप को व्यक्त करता है। इस प्रकार के प्रयोग कवि के काव्य में बहुत मिलते हैं और अपने जीवन को निष्क्रिय या तलधर बना देने का दुख भी। भूतों की शादी में कनात से तन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए,
विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। कभी कभी को महसूस होता है कि उसी की निष्क्रियता इस मार्शल लॉ का कारण है। मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ, वह मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया। कभी उसे लगता है कि इस दस्यु पराक्रम में उसका भी अंशदान है। जैसे दस्यु पराक्रम शोषण पाप का परम पराक्रम वक्षासीन है, जिसके होने में गहन अंशदान स्वयं तुम्हारा। कभी अपने इन अपराधों को सचेत होकर टटोलता है, अचानक जाने किस चेतना में डूब उर में समाये हुए अपने तलातल टटोलता हूँ, क्या कहीं मेरा अपराध तुम देख नहीं पाए उदार ज्वालाओं के संदर्भ, निज अंश सत्य की खंड प्रतीत सहारे से उजड़ गया सुनसान कगारों पार, अपना सब कुछ हार कर तुम देख नहीं पाए जीवन की भव्य चमत्कृतियाँ। उदित हुआ सूर्य लाल डूब गया, चंद्र व नक्षत्र आए चले गए, व्यथाएं उभरी डूब गईं, निराकार आदर्श दशाएं किंतु खड़ी रहीं मोह बाए। हृदय में उगल रहे अंकुर, फूल खिले, फल लगे, बीज फैले, फिर प्रशाखाएं फैल गईं। मैंने समझदारी की, घबराए हुए तब तेजधार छुरी से जिंदगी के छोटे छोटे सुकुमार मेमनों की तुरंत जिबाह की, रंग गए तर हुए मेरे हाथ अपने ही खून से। आखिर कवि का अपराध क्या है? उसका अपराध यही है कि वह जो है वैसा दिखता नहीं और जैसे भोगता है वैसी प्रतिक्रिया नहीं करता। कवि की बेचैनी यह है कि वो दिल के सुनहले तीर को बाहर क्यों नहीं फेंक पाता। उसका अपराध यही है कि उसने जो अवसर मिला उसे खो दिया। वह कायरता और साहस के बीच जिंदा रहा, इसलिए अपनी कविता में वह बार बार आत्मभर्त्सना करता है। संभव है यह भर्त्सना स्वयं कवि के लिए न हो, लेकिन उपजाऊ हृदय को मानने का दुखांत उसकी कविताओं में इतनी बार उभरता है कि स्वयं कवि पर संदेह होने लगता है। क्या हुआ किसी अपराध बोध से ग्रस्त है? क्या उसने कोई गहरा घात किया है? क्या वह पलायनवादी है? भाग गई जीप कविता में मुक्तिबोध आत्मनिंदा के स्वर को गलत बताते हुए एक दूसरा ही पक्ष लेते हैं। होता यह है कि बस छूट जाती है और कुछ लोग बढ़ जाते हैं। यह बस सुविधाओं की बस है और उसके मुसाफिर आज के अवसरवादी सुविधाजीवी लोग हैं जो बस में ही ह्रस हो जाने को जिंदगी की जीत मानते हैं। मुक्तिबोध लेते हैं, तुम में कुछ अच्छाई शेष थी, इसलिए घबरा गए, बस न पकड़ सके। बहुत अच्छा हुआ यह प्राणों में हमारे समासीन पूर्ण तुम, समय के मारे तुम केवल हमारे हो, केवल हमारे हो। यहाँ मुक्तिबोध का पक्ष स्पष्ट है। वे सुविधाजीवियों की जमात में शामिल होकर अपने वर्ग से अलग होना नहीं चाहते। कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं कि शीर्षक कविता में मुक्तिबोध उन लोगों को कड़ा जवाब देते हैं जो सिर्फ सफलता की आंखों से दुनिया को निहारते हैं, जो सफलता प्राप्त करने के लिए घुग्गू या सियार या भूत बन जाते हैं। इस कविता में मुक्तिबोध तथाकथित सफलता पाने के लिए बेचैन उन बुद्धिजीवियों को ललकारते हैं जो सामाजिक महत्व की गिलोरियों खाते हुए असत्य की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए मनुष्य की त्वचा का ओवरकोट पहने बंदरों व रीछों के सामने नई नई अदाओं में नाचते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के प्रतिष्ठित महासूर्य, बड़े बड़े मसीहा सर्कस के जोकर से रिझाते हैं, निरंतर नाचते हैं, कूदते हैं, शोषण में सिद्धहस्त स्वामियों के सामने चुपचाप आदर्श को बाजू रख या भूलकर अवसरवादी बुद्धिमत्ता ग्रहण कर और जिंदगी
को भूलकर बिल्कुल बिक जाते हैं। इन यशलोभी बुद्धिजीवियों को मुक्तिबोध ने अवसरवादी पूंजीवादी उल्लू का साहित्य पट्टा, मध्यवर्गीय बुद्धिशील अवसरवादी केकड़ा आदि कहा है। वे इन्हें वर्गशत्रु भी कहते हैं क्योंकि वे इस सभ्यता का जाने अनजाने समर्थन करते हैं जिसकी मृत्यु अनिवार्य है। ये क्योंकि उनके अपने ही वर्ग के हैं, अतः भयानक शत्रु हैं। मुक्तिबोध अपने को इनसे अलग करते हैं क्योंकि उनकी पूंजी दूसरी है। तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गैती है, हृदय की तगारी है, तसला है नए नए बनाने के लिए भवन आत्मा के मनुष्य के। मुक्तिबोध स्पष्ट रूप से अपने को उस वर्ग से अलग करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी कविता में इतनी बार मध्यवर्गीय नपुंसक मानवों और अवसरवादी बुद्धिजीवियों का बयान होता है कि कभी कभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन पर भी संदेह होने लगता है। कहीं सुविधा को प्राप्त करने और सुविधा को छोड़ने का यह संघर्ष उनके भीतर भी तो नहीं चल रहा, यह भी उनके भयावह आत्मसंघर्ष का एक कारण हो सकता है। मुक्तिबोध भीतर के गुहा अंधकार में इसलिए स्वयं घुसते और पाठकों को ले जाते हैं कि वह अपने असली रूप का साक्षात्कार कर और करा सकें। इसे यदि रामविलास शर्मा का रहस्यवाद मान लें तो कवि के साथ ज्यादती है। मुक्तिबोध के काव्य में नाभिताल, सहस्त्रदल, कैलाश, कुंडलिनी, नागिनी, उन्मानी, ब्रह्मांड कुआ, अनहद नाद आदि हठयोग के शब्दों का प्रयोग आत्मसत्य को ही प्राप्त करने के लिए हुआ है। हठयोग की शब्दावली रहस्य की शब्दावली नहीं, साधना और शरीर की शब्दावली है। मुक्तिबोध के ही शब्दों में इस शब्दावली का अर्थ देखिए। गहरी आंतरिक संपन्नताओं का धवल कैलाश, सामान्यीकरण का वह असामान्यीकरण, अनुभूत सत्यों का समन्वित संगठित हिमशिखर, उसके शिला प्रस्तर से सहस्रों झर रहे रमणीय शत निष्कर्ष, शत निर्झर, मानव लक्ष्यों का सहस्त्रदल, नई जिंदगी का यह सूरज बिखराता है अग्नि रत्न कण, संघर्षों की रक्तिम केशर, जन जन की गलियां राहों में। मुक्तिबोध की कविता में प्रायः कोई अजनबी आता है आधी रात, इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर, कुहरे में घिसा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखाता, अवसर अनअवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तलिक ख्याल कर। वह कवि को संकेत और प्रेरणा देता है, कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता, पर वह अचानक गायब हो जाता है। यह रहस्यमय व्यक्ति कवि की अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति है। वह उसके परिपूर्ण का आविर्भाव है। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है, आत्मा की प्रतिमा है। रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, अब तेरे द्वार पर वह निकल गया है, गांव में शहर में उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है। मुक्तिबोध इसी परम अभिव्यक्ति को खोज करते हैं। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाकर, वह अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़, जहाँ मुझे मिल सके मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभवा।
यह परम अभिव्यक्ति की खोज भीतर और बाहर के द्वंद्व को व्यक्त करने की कोशिश है। रचना कर्म और नागरिक कर्म को चरितार्थ करने की बेचैनी, यह कोई अस्मिता की खोज नहीं है जैसा कि नामवर सिंह आरोपित करते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि मुक्तिबोध के काव्य में कोमल चित्रण या संगीतात्मक शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलेगा। भय, आतंक, अनिश्चय, जिज्ञासा, घबराहट और दुश्चिंता से मुक्तिबोध का काव्य भरा पड़ा है। लगता है कवि मन में एक भयानक शंका और असुरक्षा की भावना हमेशा सजग रहती है। एकाएक, अचानक, सहसा, इतने में ही जैसे शब्दों के प्रचुर प्रयोग इस असुरक्षा और आशंका को व्यक्त करते हैं। अपने एक संस्मरण में हरिशंकर परसाई कवि की इस निजी प्रकृति के बारे में लिखते हैं। सामान्य आदमी का वे एकदम भरोसा करते थे, लेकिन राजनीति और साहित्य के क्षेत्र के आदमी के प्रति शंकालु रहते थे। कोई सहज ही सब उनके समीप हो चाहता या उनकी मदद करना चाहता तो वे सशंकित हो जाते। कहते, पार्टनर, इसका इरादा क्या है? ज्यों-ज्यों उनकी मुसीबतें बढ़ती गईं, ज़्यादा कड़वे अनुभव होते गए। उनके कई विश्वसनीयों का चारित्रिक पतन होता गया। उनकी शंका बढ़ती गई। वे अपने को असुरक्षित अनुभव करते गए। अंत के 1-2 साल तो वे अपने चारों तरफ डर के कांटे लगाकर जीते थे। उन्हें लगता कोई भयंकर षड्यंत्र चारों तरफ से उन्हें घेर रहा है। यह स्थिति तब बहुत तीव्र हो गई जब सरकार ने उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया। मुक्तिबोध की इस शंका और असुरक्षा की मनस्थिति के पीछे वे सारी परिस्थितियां हैं जिन्होंने निराला को पागल बनाया था। नेमीचंद जैन को संबोधित एक पत्र में मुक्तिबोध लिखते हैं, परंतु मेरी आंखों के सामने घर गृहस्थी को देखकर काले सपने आया करते हैं। मैं वजन संभाल नहीं पाता और हर महीने 20 तारीख के बाद दिवालियापन सताता रहता है। क्रुद्ध प्रेत सा। विवाहित जीवन की जिम्मेदारी, आर्थिक अभाव और खाते पीते समाज की उपेक्षा ने मुक्तिबोध को भयानक तनाव और संतरास की स्थिति में छोड़ दिया था। परसाई लिखते हैं, आजकल संतरास का दावा बहुत किया जा रहा है। अगर मुक्तिबोध का 1/4 तनाव भी कोई झेलता तो उनसे आधी उम्र में मर जाता। मृत्यु से 2 साल पहले जबलपुर आए थे। रात भर वे बड़बड़ाते थे। एक रात चीख कर खाट से फर्श पर गिर पड़े, संभले तब बताया कि एक बहुत बड़ी छिपकली सिर पर गिर रही थी। उन दिनों उनकी पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति पर प्रतिबंध लग चुका था। अंधेरे में कविता का यही रचना काल है। उन दिनों मुक्तिबोध बहुत आशंकाग्रस्त थे। छोटी छोटी बात उन्हें विचलित कर देती थी। चाबी जिस जेब में रखी होने की उन्हें याद थी, अगर वह उस जेब में नहीं है तो वे ऐसे संशंकित होते थे जैसे कोई बड़ा षड्यंत्र उन्हें घेर रहा है। मुक्तिबोध की कविताओं में इस प्रकार की आशंकाएं बार बार दिखाई पड़ती हैं। बियावान रात, जरूर कहीं होगी आज वारदात, भयानक बात, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेश, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते। जिस तनाव की चर्चा परसाई ने की है वही मुक्तिबोध की कविताओं की चेतना है। क्या कहूँ, मस्तक कुंड में जलती, सत्य चित्त वेदना, सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। इस तनाव और बेचैनी के बिना मुक्तिबोध जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं मानते। भीतर तनाव हो, विचारों का घाव हो कि दिल में एक चोट हो, आए दिन ठंडी इन रगों को गर्मी की खोज है, वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है। इसी तनाव में मुक्तिबोध की कविताएं बेहताशा लंबी होती चली जाती हैं और बात फिर भी पूरी नहीं होती। मुक्तिबोध की उपर्युक्त मानसिक बुनावट और उसे चारों ओर से घेरने वाली दुनिया के संदर्भ में ही उनकी कविताओं का संसार खुलता है और उनकी बनावट स्पष्ट होती है। मुक्तिबोध के काव्य में भीतर का अंधकार जितना ही रहस्यमय है
बाहर का उतना ही भयानक। जोर लगा, दरवाज़ा खोलता, झांकता हूँ बाहर, सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा। ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे, हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की धुन से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। अखबारी दुनिया का फैलाव, फंसाव, घिराव, तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़के, सेना न घेर ली हैं खड़ सड़कें। पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली हैं सड़कें। मुक्तिबोध के काव्य में यदि एक और सुनसान बियाबान सन्नाटा है और थरथराना, कांपना, सिरहना, चीखना जैसे शब्दों का प्रयोग, तो दूसरी ओर उसमें वध, हत्या, दुर्घटना, आग, गोली, राइफल, जुलूस, नारा, कर्फ्यू आदि के दहशत भरे चित्र भी। उनकी कविता संकट का, मृत्यु का हॉरर क्रिएट करती है। किसी काले डैश की बनी काली पट्टी हो, आंखों में बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। मुक्तिबोध के काव्य में व्यक्त उनके मन संघर्ष को उनका निजी संघर्ष मान लेने पर कविता की बुनियाद ही ढहने लगेगी। सच्चाई यह है कि मुक्तिबोध के भयानक आंतरिक संघर्ष में विक्षोभकारी बाह्य परिस्थितियां सक्रिय हैं। इसलिए उनके काव्य में जितना संतरास है उतना ही विद्रोह। एक और जहां अंधेरा और काला रंग है, वहीं दूसरी ओर अग्नि और रक्त का लाल रंग भी। लाल लाल चादरें, सिंदूरी झंडियाँ, सुनहरी पताकाएं फरफरा रही हैं और आसमान में कत्थई गेरुए रंग की बड़ी बड़ी लहरें तैरती हैं धुएं की हवा में। घुसती हैं लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तमों में लाल लाल कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष, एक रहस्य साक्षात। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल नए नए फूल, कैसे लगते हैं आग भरे, जीवन सुहाग भरे। लाल चिंता की रुधिर धारा, किरणों की रक्तमणि, गहन दहन, रक्तिम तितलियाँ, गेरुआ ज्वाला, आभ्यंतर का अग्नि सरोवर, रत्न विवर, रत्न मंडल, द्युतिक किरण, चिंगारी, विद्युत तरंग, नवीन मणि समूह, तीव्र दीप्ति, सर्च लाइट, प्रकाश द्वीप, तारा आदि शब्दों का प्रयोग किस बात का संकेत करते हैं? ये अंधेरे के विरुद्ध अपनी आभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्याह समुद्र के अतल तले पड़ा हुआ किरणीला एक दीप्त, प्रस्तर युगान युग, तिमिर श्याम सागर के विरुद्ध निज आभा की महत्वपूर्ण सत्ता का प्रतिनिधित्व करता हो आज भी। हर भारतीय अंधेरी गहरी गलियों में आजकल सर्दी की भयानक काली काली रातें हैं। वह उनके किनार पर विद्रोह के जल रहे लाल लाल धधकते अंगार। ऊपर के उद्धरणों में काला और लाल रंग एक ही साथ आया है और विशेषता यह है कि लाल रंग काले को दबोचता हुआ सा है। मुक्तिबोध की रंग संवेदना बड़ी तीव्र है। वे भूरा, कत्थई, गेरुआ, हरा, नीला, सुनहला, पीला आदि कई रंगों को पकड़ते हैं, लेकिन सबसे अधिक काला यदि इसे रंग माना जाए, और लाल रंग को उस घाटी के नव क्षितिज तीर पर स्तब्ध धधकता हुआ गोल अंगार चंद्र, गंभीर सत्य हुआ निर्निमेष कालांतशील कालिमा दिगंबर पर फैला हुआ आलोक लाल, रक्तिम संघर्षों के क्षेत्रों पर खिलता है वह महाबिंब, युद्धरत लोक जीवन का वह भीषण प्रतीक आकुल कराल। यहाँ मुक्तिबोध का प्रतीक स्पष्ट है। लाल रंग क्रांति का, विद्रोह का सूचक है। तेज दीप्ति उष्णता का बोधक है। यह अंतर्मन की सच्चाइयों का प्रकाश का और साथ ही युद्धरत लोक जीवन का
प्रतीक है। यह इस बात का सबूत है कि मुक्तिबोध अस्तित्ववादी या रहस्यवादी नहीं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मुक्तिबोध का जीवन अभाव और विफलता का जीवन है। इसे उन्होंने अपनी कविता में झुठलाया नहीं है। डायरी में अपने कल्पित चित्र से वे कहलाते हैं, आसमान का चित्रण सधे न सधे, सामने के मेले डबरे में सूरज के बिंब का चित्रण करना चाहिए, शायद वह मेरे जीवन सत्य के अधिक निकट होगा। उतना चित्रण मुझसे सध भी जाएगा, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि मुक्तिबोध संतरास और कुंठाओं के कवि हैं। डायरी में ही वे अपने कल्पित चित्र से में कहलवाते हैं, कुंठा का आधिपत्य तो तब समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ न हो। कहना न होगा कि यह विक्षोभ और बेचैनी मुक्तिबोध की कविता में अधिकतम है। क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन? मुक्तिबोध भीतर के गुहांधकार की ओर जाते हैं और खूब जाते हैं, पर वे वस्तु जगत से पलायन नहीं करते। वे ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा करते हैं। इसलिए फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना रहती हैं। मतलब यह है कि भोत और दर्शकत्व का द्वंद्व एक समन्वय में लीन होकर एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान करता हुआ सृजन प्रक्रिया आगे बढ़ा देता है। दर्शक का ज्ञान और भोक्ता की संवेदना परस्पर लीन होकर अपने से परे उतने की भंगिमा को प्रोत्साहित करती रहती है। यह ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान व्यक्ति चेतना और वस्तु सत्य दोनों का सामंजस्य है। व्यक्ति और परिवेश का सम्मिलित रूप है। अंतर और बाह्य की यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में चलती रहती है। जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। डायरी में कवि ने इस आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। भाव या विचार का एक वस्तु तत्व भी होता है, अर्थात वह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी वस्तु तत्व के प्रति की गई है। इस मानसिक प्रतिक्रिया में सत्यत्व तो तभी उत्पन्न होगा जब उसमें वस्तुत्व का वस्तुमूलक आविर्भाव हो, साथ ही उसमें यह बोध भी सम्मिलित हो कि जो मानसिक प्रतिक्रिया उस वस्तु तत्व के प्रति हुई है वह सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, या वह सही अनुपात में है। मुक्तिबोध के अनुसार व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ सब्जेक्टिव चिंतन नहीं है। भावना का ज्ञानात्मक आधार जब तक वस्तुतः शुद्ध है तभी तक वह भावना फ्रॉड नहीं है। ज्वलंत अनुभव ऐसे कि विद्युत धाराएं झकझोर ज्ञान की वेदन रूप में लहराएं, ज्ञान की पीड़ा रुधिर प्रवाहों की गतियों में परिणत होकर अंतःकरण को व्याकुल कर दे। मुक्तिबोध के काव्य की नियत मानव नियत से जुड़ी हुई है। वह भागता नहीं, मनुष्य के कटु भयानक हालात का साक्षात्कार करता है। अशोक वाजपेयी ने उसे भयानक खबर की कविता कहा है। आप चाहें तो उसे भयानक सच की कविता कह सकते हैं। भयानक दंगा है, भीतर हिस्सों में तेज फेंक कर मारी जाती कर्सियाँ माथों को तोड़ती हैं मेज, विधानों की अंतर सभाओं में वारदातें सनसनीखेज। भवन के 7वें तल्ले पर कुछ लोग दुनिया की आत्मा की चीर फाड़ करने के बाद ही टेबल पर बहती हुई लौहू की धार में उंगलियां डुबोकर खून की लकीरों से देश विदेशों की नई नई खूनी लाल सरहदें सीमाएं बनाते ही जाते हैं। लोहे के बूटों की टापें गूंजने लगीं, अंबर के हाथ पैर फूले, काल की जड़ें सूजने लगीं, झाड़ों की दाढ़ी में फंदे झूलने लगे। गलियों गलियों में हुई मौत की गश्त शुरू। पागल आंखें अपने स्याह बदमस्त
शुरू। कहा जाता है कि सत्य कल्पना से अधिक विचित्र होता है। कल्पना से भी विचित्र इस भयानक सच का साक्षात्कार मुक्तबोध ने फैंटेसी के माध्यम से किया। मैं संचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में। यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। मुक्तबोध का कहना था कि यथार्थ की कलात्मक परिणति फैंटेसी में ही होती है। वह इतना भयानक होता है कि फैंटेसी के रूप में ही उसे देखा जा सकता है। मुक्तबोध ने डायरी में लिखते हैं, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। और तीसरा अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया का परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। फैंटेसी में मुक्तबोध को कम से कम शब्दों में गतिशील जटिल यथार्थ को चित्रित करने का अवसर मिल गया है। उनके बौद्धिक मनोवैज्ञानिक ऊहापोह के लिए फैंटेसी जरूरी थी। सीधे सीधे या गद्य में कोई बात कहने के लिए चीज़ों को क्रमबद्धता पर ध्यान देना पड़ता है, पर फैंटेसी में वो जरूर नहीं होता। उसमें बहुत सारी परस्पर विरोधी अतार्किक चीज़ें एक साथ जुट जाती हैं। इसे मुक्तबोध ने डायरी में एक बंगले का रूपक देकर समझाया है। मुक्तबोध की कविता में मानव संसार के बिंब अधिक है। यह कवि का मानव संसार में दिलचस्पी के कारण, समाज और यथार्थ के प्रति सजगता के कारण है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि छायावादियों या अज्ञेय के काव्य में प्राकृतिक संसार के बिंब अधिक हैं। मुक्तबोध में प्राकृतिक संसार है भी तो बरगद, समद, कमल और कांटों के रूप में। मुक्तबोध की कविताओं में प्रायः एक विराटकाय रहस्यमय पुरुष दिख जाया करता है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर। गिरती हैं चूने भरी रेत, सिसकती हैं पपड़ियाँ, इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। मुक्तबोध की अन्य कविता में भी इसी प्रकार के चेहरे आते हैं कि इतने में झलक झलक उठती है जल अंतर में से ही कोई कठोर मख आकृतियाँ, भयावने चेहरे कुछ लहरों के नीचे से। ये चेहरे प्राय रक्त स्नात होते हैं। भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से लाल लाल गर्मीला, एक रक्त टपकता खून के धब्बों से भरा अंग रखा। शमशेर के शब्दों में मुक्तबोध युग के उस चेहरे की तलाश करते हैं जो आज के इतिहास के मलबे के नीचे दब गया है मगर मर नहीं गया है। अंधेरे में जिस काव्य नायक का चेहरा दिखाई पड़ता है वह युग का ही चेहरा है, संपूर्ण बाह्य जगत का बेचैन छत्रविचत परिवेश का। इस नगरी में शीर्षक अपनी लंबी कविता में मुक्तबोध उस परिवेश का भयावह चित्र खींचते हैं जिसके बीच जी रहे हैं। इस नगरी में न चांद है न सूर्य, साजिश के कुहरे में डूबी हुई ब्रह्म राक्षसों की छायाएं हैं। गांधी जी की चप्पल पहने हुए फौजी बूटे गूंज रही है। किले कंगूरों पर स्वार्थों के लंगूर बैठे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोग शैतानों के झबरे बच्चे बन चुके हैं। इस नगरी की अंधियारी गलियों में जहरीले स्वार्थों की कानाफूसी चल रही है। सूरज के वंशधर शीर्षक कविता में मुक्तबोध 20वीं सदी के जिस हिंदुस्तान का चित्र खींचते हैं वह और भी भयानक है। शोषण के भयानक जबड़ों से झोंपड़ियां गिरा दी हैं। मनुष्य की जिंदगी धुनी हुई रुई की तरह उड़ती है। टोकरियों में बच्चे बिलख रहे हैं। सूखी हुई जांघों की लंबी लंबी अस्थियां हिलाता हुआ चलता है। लंगोटीधारी वह दुबला मेरा हिंदुस्तान रास्ते पर बिखरे हुए चावल के दानों को बीनता है लपक कर मेरा सांवला इकहरा हिंदुस्तान। मुक्तबोध के विभत्स और भयानक बिंब अधिक हैं जो उनके नंगे यथार्थवाद को सचित करते हैं। वास्तव में उनका काव्य संसार कभी कभी मनुष्यों दैत्यों का मिलाजुला एक भयानक संसार जान पड़ता है
जिसके चित्र बार बार आते हैं। भयानक हुई जाती जिंदगी की सड़कों पर जुलूस दिखाई पड़ता है जिसमें नेता, विक्रेता, अफसर और कलाकार सब हैं। चेहरे से हुए मेरे जाने बूझे से लगते, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात। शहर में मार्शल लॉ लगा है, बलवा, अग्निकांड, गोलीबारी हो रही है, पर सभी चुप हैं, सब चुप हैं। साहित्यिक ग्रुप सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियाँ पुत गईं। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एक आतताई सत्ता के सामने ईमान को कैद करके लाया गया है, पर सभी खामोश हैं, सब खामोश। मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, जालिम फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। वही पृष्ठ संख्या 4। काव्य नायक को अंधियारे कमरे के स्याह सिफर में एक टूटे से स्टूल पर बिठाया गया है। उसके शीश की हड्डी तोड़ी जा रही है। देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभक स्फोटक समान, भीतर कहीं पर गढ़े हुए गहरे तलधर, अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ के चुप चुप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते हैं। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आला? स्किनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरोली। मुक्तबोध की कविता में जहाँ एक विराट रहस्यमय पुरुष होता है, वहीं एक नृशंस अत्याचारी भी किसी न किसी रूप में होता है, जो कनपटियों पर थप्पड़ मारता है, दिमाग के पुर्जों को टॉर्चर करता है। यह दुष्ट व्यवस्था का दस्यु लोगों के सीनों पर चट्टानी आकृति बनकर दबंग रोबिले ठाठ से बैठा हुआ है। इस दुष्ट व्यवस्था में उदार चेतनाध्यक्ष की, आत्माध्यक्ष की हत्या हो चुकी है। गांधी जी एकदम पंग हो गए हैं। मुक्तबोध के काव्य में यदि बादशाह, सैनिक, कैदी, जेल, विद्रोही, जासूस, थानेदार, मजिस्ट्रेट, क्रांति, कर्फ्यू, सैनिक शासन, हड़ताल, जुलूस आदि से संबंधित चित्र हैं, तो दूसरी ओर कारीगर, लोहार, हलवाई, असहाय, फटेहाल आदि के चित्र भी। मुक्तबोध जब प्रेत, राक्षस, सांप, अजगर, बरगद, खंडहर, सूनी बावड़ी, हट, पीपल, टूटी गुंबद, भग्न मंदिर, घुग्गू आदि को भी इसमें मिला देते हैं, तो यह संसार वन्य संसार हो जाता है, दहशत पैदा करने वाला संसार, एक ऐसा संसार जो ध्वस्त हो चुका है। श्रीकांत वर्मा ने सही लक्ष्य किया है कि मुक्तबोध की सार्थकता इसमें है कि उन्होंने इतिहास के पन्नों को केवल इतिहास के प्रश्न कहकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्हें कविता के प्रश्नों में बदल दिया। मुक्तबोध की कविता में एक से एक विप्लवी दृश्य आते हैं कि बिल्डिंग गूंजती है, कांप जाती है, दीवारें ले रही अलापा, पत्थर गा रहे हैं तेज तूफानी हवाएं, धूम करती गूंजती रहती, उखड़ते चौखटों में ही खड़ाखड़ खिड़कियां नाचती, भड़ाभड़ सब बजा करते खड़े बेडौल दरवाजे, वह बाहर के पहाड़ी पेड़ जड़ में जम भयानक नाचने लगते, चमक चमक उठते हैं हरे भरे अचानक, वृक्षों के शीश पर नाच उठती हैं बिजलियाँ, शाखाएं डालियाँ झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर। क्रांति का चित्र देखने के लिए अंधेरे में शीर्षक का कविता का अंतिम चित्र देखा जा सकता है। कवि सोचता है कि किस तरह सीने पर चढ़ी हुई चट्टानें उड़ेंगी, किस तरह से आग भभकेगी, उड़ेंगी किस तरह भव से हमारे वक्ष पर लेटी हुई विकराल चट्टानें। और क्रांति उसके लिए जरूरी लगती है। बिखरा कर नीले नीले स्फुल्लिंग समूह वह बनती है अकस्मात विराट मनुष्य रूप, नहीं जान पाता कि छूकर मुझ में समा गई कि उसमें समा गया मैं। सुनहली कांपती सी सिर्फ एक लहर रह जाती है कि जिसे क्रांति कहते हैं, कि कहते हैं जन क्रांति,
लावा कहकर निंदा करके कोई उसको रोक न सकते। वह भवितव्य अटल है, उसको अंधियारे में झोंक न सकते। मुक्तिबोध की कविता में यह क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध है, क्योंकि उनके अनुसार पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। वे जानते हैं कि पूंजीवादी शक्तियाँ जनता को दमन की फासिस्ती भट्टी में झोंककर उनकी अस्थियों से आराम का फर्नीचर बनाना चाहते हैं। वे शासन के चाकू से उसकी विद्रोहिणी बुद्धि की त्रिकालदर्शी आंखों को काटकर निकाल लेना चाहती हैं। इसीलिए कवि उसे सत्ता का विरोध करता है जिसका अज्ञात तड़ित स्रोतों पर कब्जा है और जिसके काले लंबे हाथ मेन स्विच पर हैं। वह इस सत्ता के तिलिस्म को तोड़ देना चाहता है। तोड़ दे द्वार सौ रुद्ध किए, जो खड़ी शिलाएं हैं अंधी, शोषक की आवश्यकताएं दे तोड़ तिलिस्मी सत्ताएं। हे कष्टजीवियों के प्रतिनिधि, नष्ट कर लोक शशग्रास मग्न सौ राहु केतु। पूंजीवाद के विरुद्ध यह संघर्ष मुक्तिबोध के संघर्ष की दूसरी मुख्य दिशा है। मुक्तिबोध के काव्य में आक्रामकता है, वे समझौतावाद के विरुद्ध है। शिलीभूत भूमि से सामंजस्यों का घनीभूत जितना यत्न है तुम्हारा, उतनी ही बंजर बनती है दुनिया, उतनी ही जिंदगी उजाड़ बनती। उन्हें पता है कि लोग चुपचाप चल रहे हैं और उनके भीतर कोई आग जल रही है, तो वह अंतस्थ है। अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवा गण, मंद गति नीरद किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं। कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ। और यह सच है कि ऐसी समस्त अग्नियाँ अकेले में जलती हुई करती हैं अपनी ही ऐसी की तैसी। अतः कवि ने समूह मुक्ति का समर्थन किया है। याद रखो, कभी अकेले में मुक्ति न मिलती, यदि वह है तो सबके ही साथ। जब एक सभ्यता एक अंधेरी भीम भयानक जेल, तोड़ो जेल, भगाओ सबको, भागो खुद भी। कवि को विश्वास है कि जनता के गुणों से ही भावी का उद्भव होगा, पर जनता उसके लिए भीड़ नहीं है, वह एक संगठित जनसमूह है। वह जहाज क्षोभ विद्रोह भरे संगठित विरोध का साहसी समाज है। कवि की दृष्टि में यह जनता महान है। वे लोग नहीं समझे कि सुनहले मैदानों के खुलेपन के बेहद भागते छोर के पीछे भाग रहे पैरों जांघों में गरम सुनहला खून बिजलियों का सा है। यह जीवन गहरा है, ऊंचा है, प्यासा है। वह अति साधारण फटेहाल ही क्या न रहे, पर उसके अपने पास दार्शनिक कविता सी, जो त्वरा भरे जीवन के दुरागीत की यात्रा सी, जीवंत मान्यता सी, उसके अनुरोधों द्वारा जगत चक्र की गति अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। डायरी में कवि लिखता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र जनता नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है वहाँ एक प्रेरणा है और उद्देश्य भी है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहाँ एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। देश विदेश के पिछले इतिहास में हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। कवि की यही समूह दृष्टि उसके काव्य में प्राय विराट चित्रों का आधार है। मुक्तिबोध के काव्य में समुद्र, बरगद, ब्रह्मांड और विराट पुरुष के चित्र बार बार आए हैं। कवि का विराट पुरुष इतना विराट है कि सागर का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक है। उसका मुखमंडल आकाश छूता है। अनगिनत ग्रह तारे चमक रहे हैं उसके कंधों पर। चांद कंदील सा लटक रहा है एक ओर। बरगद कवि का प्रिय पेड़ है, वह उसकी कविता में बार बार आता है। कहीं वह जनसमूह का प्रतीक है तो कहीं इतिहास बोध का। दिखता है सामने ही अंधकार, स्तूप सा भयंकर बरगद, सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत।
तजुर्बों का ताबूल जिंदा या बरगद, बरगद तो को किंतु सब पता था इतिहास। तजुर्बों का ताबूल जिंदा या बरगद, बरगद को किंतु सब पता था इतिहास। बरगद के साथ ही मुक्तिबोध की कविताओं में तुलसी भी आती है। तुलसी भारतीय आस्तिक जन के लिए एक पवित्र पौधा है। मुक्तिबोध उसे सात्विक और शक्तिशाली विचारों का प्रतीक मानते हैं। खंडहर नुमा जिंदगी के आंगन में एक और शक्तिशाली विचारों की लहलहाती तुलसी खड़ी है आज, क्योंकि अध्यात्म के चौंगे सब अकादमी कुर्सी पर शोभित है, इसलिए तुलसी वह निंदित है। मुक्तिबोध की कविता का उद्देश्य बहुत साफ और स्पष्ट है। सुबह होगी कब और मुश्किल होगी दूर कब, सत्य के गर्वीले अन्याय न सह मित्र, संघर्ष करता हुआ तू जीवन का खींच चित्र, मिथ्या की हत्या कर बुद्ध के आत्म के विष भरे तीरों से, खींच चित्र मानव का प्राणों के रुधिर की लकीरों से, प्राणों के रुधिर की लकीरों से। उनकी कविता का मूल स्वर संघर्ष है और यह लगभग सभी कविताओं में है, इसलिए उनका पूरा काव्य एक ही लंबी कविता प्रतीत होता है और उसमें दोहराव भी बहुत है। मुक्तिबोध एक ही शब्द को प्रतीक को बार बार दोहराते हैं। कहीं एक ही शब्द प्रतीक अलग अलग अर्थ देते हैं, कहीं अलग अलग शब्द और प्रतीक बार बार एक ही अर्थ देते हैं। यह उनके काव्य की कमजोरी है। मुक्तिबोध ने कविता में कथ्य को महत्व दिया है, अतः उसकी कविता कथ्यात्मक अधिक, बिंबात्मक कम है। उनकी कविताओं में कहीं कहीं हल्की सी कथा भी है, कहीं कहीं वे सपाट कथनों का सहारा लेते हैं और वक्तव्यों में अपना स्थूल उद्देश्य साफ कहते हैं। समस्या 1, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। मुक्तिबोध में इस प्रकार का सीधा कथन कम नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने चिंतन को बिंबों में ढाला है। उनके बिंब मौलिक और नए हैं। अपनी देखी हुई और महसूस की हुई दुनिया को कविता में बड़ी तीव्रता से मुक्तिबोध ने उतारा है। इसीलिए उनकी बिंब योजना, उनकी प्रतीक योजना, उनके सादृश्य विधान सब में एक मौलिकता दिखाई पड़ती है। यह मौलिकता उनके आत्मसंघर्ष से अर्जित मौलिकता है। इसीलिए अपनी कविताओं के केंद्र में वे स्वयं आ जाते हैं, स्वयं बोलने लगते हैं। यह संबोधन शैली उनकी कविता में बहुत है। वे अपने विचारों का विश्लेषण करने लगते हैं, समझाने लगते हैं, कहीं कहीं तो सीधे सीधे पूंजीवाद पर प्रहार करने लगते हैं, एक लंबा सा भाषण दे डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी कविताएं प्राय गद्यात्मक नहीं हैं, उनमें तुक भी है, लय भी है। मुक्तिबोध के काव्य कौशल पर निराला की कला का जबरदस्त प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन इस प्रभाव को मुक्तिबोध ने निजी आत्मसंघर्ष और सूक्ष्म निरीक्षण ने अपनी मौलिक चमक दे दी है। मुक्तिबोध के मौलिक सादृश्य विधान के लिए केवल कुछ उदाहरण ही पर्याप्त हो सकते हैं। अपनी अपराधी कन्या की चिंता में माता सी बेकल उद्विग्न रात, अंधेरे में काले श्यार से घूम रहे मैदान सूंघते हुए हवाओं के झोंके, मेहनती गरीब के किसी रोगग्रस्त क्षीणकाय किंतु भूले प्यारे शिशु, शाध्याय रत प्राय दिन, मैली बासी धोती सी मेरी यह अति तुच्छ आत्मा। मुक्तिबोध की तत्सम शब्दावली प्रमाण है कि उनकी कविता चिंतन की कविता है और वह चिंतन पूरा चिंतन नहीं है। कवि ने ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा डायरी में की है। नई कविता के उस दौर में मुक्तिबोध शायद अपनी कविता के प्रति सबसे अधिक जागरूक कवि थे। उनकी कविताएं प्राय बड़े परिश्रम से लिखी गई कविता है, जैसे बढ़ई रंदे और वसूले से लकड़ी की छील छाल करता है। नेमचंद जैन को संबोधित करते एक पत्र में मुक्तिबोध लिखते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कविता को दुरुस्त करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। उन्हीं को लिखे गए एक पत्र में वे लिखते हैं, कविता सुधारते नाक में दम आ गया है, कैसी विपत्ति मोल ले ली। वास्तव में जिस जटिल वास्तविकता को मुक्तिबोध रखना चाहते थे, उसका विराट चित्र खींचने के लिए कविता को बहुत काटना छांटना और गढ़ना पड़ता है, और वह काफ़ी लंबी भी हो जाती थी। मुक्तिबोध की कविताओं में एक और कल्पना की विराटता है, दूसरी ओर गहन आत्मसंघर्ष। यह सृजनात्मक मंत्र उनकी कविताओं को महाकाव्योचित गरिमा प्रदान करता है। मुक्तिबोध को कविता में क्षण की अनुभूति का चित्र नहीं खींचना था,
बल्कि जटिल अनुभूतियों का दस्तावेज प्रस्तुत करना था। डायरी में वे लिखते हैं, यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविता नहीं लिख पाता था, और जो छोटी होती है वह वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती है। मुक्तिबोध की कविता जिस भयंकर त्रासदीय तनाव में लिखी गई हैं उसमें वह अधूरी ही हो सकती है। उनकी कविता सामंजस्य और आनंद की कविता नहीं है। वह शांत और सुखी नहीं करती, दहशत पैदा करती है, उभारती है, झकझोरती है और बेचैन करती है। मुक्तिबोध ने अपनी कविता की तुलना सांप से की है। कोई सांप पहाड़ी निकलकर भागता है जहरीली गति, कोई सांप पहाड़ी निकलकर भागता है लहरीली गति से, मानो मेरी कविता की कोई पांख। सचमुच सांप की तरह भयानक सुंदर है उनकी कविताएं। उन्होंने उन्हें हिडिंबा भी कहा है, इसलिए मेरी कविताएं भयानक हिडिंबा हैं, वास्तव की विस्तारित प्रतिमाएं। वह रेखांकित करने की बात है कि मुक्तिबोध की कविताओं में भय, शंका और तनाव के से मुक्त चित्र दुर्लभ हैं। कहीं कहीं इक्के दुक्के इस तरह के चित्र मिल जाते हैं। जैसे समीर ने देखा न आव न ताव भी, पूछा न नाम और गांव भी, मुझसे लिपट गया, हाथों में थमी हुई पुस्तक लुढ़क गई, अनाकार स्पर्श सब मैत्री से सुलग गए। कमरे में झूमकर उदकते बच्चों से प्यार कर, पलकों में खेलकर, पीले कपोलों से मेल कर, भाभी के चरण छू, अंचल को झेल कर, झूमा और नाचा हुआ, बच्चों को थपियाया, खूब शोर आनंद का खूब जोर, हंसी और कह गए। इन पंक्तियों का मिलान निराला की जूही की कली कविता से किया जा सकता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपने आरंभिक काल 1935 से 40 की कविताओं को छोड़कर नारी और उसके प्रेम को विषय बनाकर कविताएं मुक्तिबोध ने नहीं लिखी। दरअसल मुक्तिबोध की कविता की मान्यता बदल दी। उनकी कविता प्रचलित काव्य परिपाटी का ध्वंस करती है, और कहना न होगा कि उनके बाद की कविता ने उनके मुहावरे और तेवर का अधिकतम अनुकरण किया है। आज जो आलोचक मुक्तिबोध के काव्य को मार्क्सवादी या अस्तित्ववादी या रहस्यवादी कटघरे में रखकर जांचना परखना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि मुक्तिबोध उनमें से किसी भी ढांचे में फिट नहीं होते। वे पूंजीवादी व्यवस्था का जितना विरोध करते हैं उतना ही मनुष्य को दबाने वाली तानाशाही सत्ता का। वे व्यक्ति के भीतरी सत्य को, विवेक, संकल्प और अनुभव सत्य को भी बार बार रेखांकित करते हैं। शमशेर के शब्दों में, मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद के मार्क्सी दर्शन से प्रयोगवाद के अधिकांश अधिकार संभालकर और उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि के रूप से सब वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुधरी और खुली मानवतावादी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। मुक्तिबोध इस तथ्य से वाकिफ हैं कि दुष्ट व्यवस्था सही आदमी को नष्ट कर देना चाहती है। मारो गोली, दागो साले को एक। दुनिया की नजरों में हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। मगर आदमी की अदम्य जीवन शक्ति पर उन्हें विश्वास है, मनुष्य के सौजन्य और मानवीय माधुर्य अनुभवों पर उन्हें विश्वास है। जैसे भले ही उजाड़ और चाहे जितनी जन हानि लगे, यह पूरी भूमि कुशल हुआ चाहे जितना बलवान वह यादुदान हो, लोग अभी जिंदा हैं, जिंदा मानो कि जिंदगी बदरंग विकृता कृत्य सी है, पर उसके दरिद्र परिदृश्यों के भीतर भी वे मानवीय माधुर्य अनुभव की छवियां मानो क्या क्या कर सकती हैं। मुक्तिबोध को विश्वास है कि अत्याचारी मरेगा और इस पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। काली पसली शोषक युग की सत्ता की छाती पर बैठी गला दबाकर जनता जग की। इस नगरी में शीर्षक कविता में वे कंस का भय कातर रूप चित्रित करते हैं। वह बेचैनी में अपने सामने अपनी मौत देख रहा है। अत्याचारी जीवन के इस
से भीषण तर्क के फलसी संस्कृति के कड़वे गूलर में चंचल कीटों से लोक विरोधी भावों की हलचल मुरझाएगी, फूटेंगे पापों से शोषण, मृत्यु की अंधेरी मौन गुहाओं में भीषण। मुक्तबोध की कविता में जैसे किसी रहस्यमय गुहा का द्वार खुलता है, जैसे कोई रहस्यमय अजनबी पुरुष आता है, वैसे ही कभी कभी वह शिशु भी आता है। सिर पर टोकरी में छिपाया है मैंने कोई यीशु, अपना कोई शिशु। सिर की टोकरी विवर में मानव शिशु, वह कोई सद्योजात मृदुल कर्कश स्वर में रो रहा, सच प्यारो मड़ आता उस पर। तो की कविता में मर्म को जानने के लिए इस शिशु को समझना जरूरी है। यह शिशु अनुभव पालक है, जीवन का सत्य है। किसी ने आत्मज सद्योजात कहाँ लाकर रखा, छोड़ा त्यागा, शिशु रोता है वह जोर शोर के साथ, अरे रे कौन अभागा हुआ जिसने यों आत्मोत्पन्न सत्य त्यागा।